है। नमस्कार, आप सभी लोगों का इस फेसबुक लाइव सीजन में स्वागत है। मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रोहतास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस फेसबुक लाइव सीजन में जुड़े हैं। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि जो उद्योग विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं वो इन स्कीम्स के बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो उद्योग विभाग का जो मेन पर्पस है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। उद्योग विभाग का जो मेन उद्देश्य है वो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं जो है उसको हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्चुअल उसमें बदले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उद्योग धंधा ज़्यादा यहाँ पे बढ़े। तो मैं सबसे पहले जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं बिहार सरकार की, उन स्कीम्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जिससे बिहार सरकार का जो मेन एम है कि जो बिहार में रोज़गार की संख्या, बेरोजगारी को दूर करते हुए रोज़गार का सृजन हो और लोग नए नए क्षेत्र में अपना रोज़गार ग्रहण करें। तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम्स जो चलाई जाती है वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई थी। ये इस स्कीम्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पस है वो वही है जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य है कि बिहार में रोज़गार के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को भी हम लोग बढ़ावा दें। और इसमें छोटे उद्योगों का बढ़ावा देने का मेन मकसद ये है कि जो रोज़गार की संभावनाएं हैं वो केवल एक क्षेत्र में सीमित न रहें, ये बिहार के हर कोने में जाए। किसी भी ज़िले में, जैसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के किसी मेन हेडक्वार्टर में न रहे, बल्कि गांव में भी जो सुदूर इलाका है वहाँ भी लोग अपना काम धंधा करें और अब खुद भी रोज़गार का अवसर प्राप्त करें और दूसरों को भी रोज़गार में शामिल करें। ये इससे हमारा, अब इस स्कीम्स के बारे में हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कीम्स में सबसे पहले जो है बिहार सरकार 10 लाख का लोन देती है, जिसमें कि 50% का सब्सिडी दिया जाता है। तो 10 लाख में जो 50% का सब्सिडी हुआ उसमें इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख तो आपको बिहार सरकार माफ़ कर देती है। अब इस स्कीम्स के एलिजिबिलिटी मतलब जो एलिजिबल लोग हैं वो कौन कौन से हैं। अभी इस स्कीम में 4 कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जाता है। उस 4 कैटेगरी में है अनुसूचित जाति / जनजाति के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तीसरा महिला किसी भी जाति के हो सकती हैं, और चौथा युवा किसी भी जाति के हो सकते हैं। किसी भी जाति यानी जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, सामान्य श्रेणी से भी आते हैं, तो उनको भी बिहार सरकार युवा कैटेगरी में लोन देती है। और महिला है वो तो महिला कैटेगरी में उनको लोन दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई SC ST है या EBC है तो उसको अपने कैटेगरी में लोन मिलता है। हर ज़िले का इसमें एक टारगेट डिसाइड किया जाता है उद्योग विभाग के द्वारा, और उस ज़िले के टारगेट के अनुसार कैटेगरी वाइज भी टारगेट डिसाइड किया जाता है। अभी जो वर्तमान में स्कीम्स जो चल रही है वो अभी 2022-23 की चल रही है। जल्द ही 23-24 की योजना शुरू होने वाली है और संभवतः ये सितंबर के लास्ट तक जो अगले साल की स्कीम्स है वो आ जाएगी। और जहाँ तक संभावना है इस साल के जो स्कीम्स है उसमें अल्पसंख्यक का एक नया कैटेगरी जुड़ेगा। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पहले इसमें 4 कैटेगरी हुआ करती थी, उसमें एक 5वां कैटेगरी अब अल्पसंख्यक जुड़ जाएगा। तो उनका भी एक अलग सेपरेट मतलब एक टारगेट हो जाएगा कि उनको हम लोग लोन देंगे। अब इसकी योग्यता में एक और चीज़ है कि इन कैटेगरी के अलावा किसी भी व्यक्ति को 18 साल से मिनिमम उम्र होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है इनका जो योग्यता में है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे महिला हो, युवा हो, अगर आने वाला जो कैटेगरी अल्पसंख्यक वाला है या SC ST हो या EBC हो, उनको मिनिमम
12th पास होना चाहिए। 12th पास या उसके समकक्ष, मतलब अगर वो ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है या किसी अन्य बोर्ड से 12th पास है तो उसको भी हम लोग योग्य मानते हैं। अब इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये है, इसमें एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन करता है। इसमें बिहार सरकार का एक पोर्टल है जो गूगल पे अगर आप जाके मतलब इजी वे में आप सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाएं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आप टाइप करेंगे तो उसका पोर्टल पे खुल जाएगा। उसके बाद आपको जब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे अभी अगले साल का जो स्कीम आने वाला है 23-24 का, जो अगले मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, तो वो पोर्टल पे आप कोई भी व्यक्ति जाएगा, चाहे वो इन चार प्लस एक जो नया कैटेगरी आने वाला है 5 कैटेगरी के कोई भी व्यक्ति जाके कहीं से भी किसी भी वक्त किसी भी समय वो अपना जाके उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कहीं किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसा देखा जाता है कि अमूमन अप्लाई करने के चक्कर में लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव होगा और मेरा ये मैसेज है सभी लोगों के लिए कि आप लोग दलालों के चक्कर में न पड़ के डायरेक्ट एप्लीकेशन खुद से करें। अगर कोई दलाल कोई एप्लीकेशन के लिए पैसे मांगता है तो उसका हम लोगों को तुरंत रिपोर्टिंग करें। तुरंत अगर हम लोगों को बताएंगे तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। इसमें बिहार सरकार का एप्लीकेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं लेती है और ना हम लोग भी यही लोगों को बताते हैं कि आपको भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है। और अगर किसी को कोई परेशानी होती है इसको एप्लीकेशन को अप्लाई करने में तो जिला उद्योग केंद्र में, जो कि सासाराम में अवस्थित है और ब्लॉक कैंपस में अवस्थित है, ब्लॉक कैंपस में सबसे लास्ट में एक बिल्डिंग है जिला उद्योग केंद्र की, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ सारे स्टाफ मिलेंगे जो आपको पूर्णतः सहयोग करेंगे और योजना के बारे में बताने में भी और आपको एप्लीकेशन करवाने में भी। लेकिन आप लोग किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़े और एप्लीकेशन खुद ही करा करें। अब जो है आवेदन तो हो गया। आवेदन के बाद जो सबसे मेन जो होता है वो चयन कैसे होता है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले जो भी आवेदन होते हैं उन आवेदनों को बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो पटना में अवस्थित है, वो सभी एप्लीकेशनों को जिला के टारगेट अनुसार, कैटेगरी अनुसार रैंडमाइजेशन के माध्यम से यानी लॉटरी के माध्यम से उस कैटेगरी में लोगों को चयन किया जाता है। जिन व्यक्तियों का रैंडमाइजेशन में नाम आ जाता है उनका उसके अगले दिन ही पोर्टल पे पब्लिश कर दिया जाता है, जिससे सभी व्यक्ति को जिनका सिलेक्शन हो गया उनको जानकारी हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें बिहार सरकार ने इस स्कीम्स में कुछ ट्रेड को लिमिट किया हुआ है। उसी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, उस ट्रेड के अलावा आप अन्य ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ट्रेड जो है 51 ट्रेड है अभी वर्तमान में। इसकी पूरी जानकारी आपको अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के साइट पे आप जाएंगे, जो कि मैंने बताया कि आप गूगल पे जाके सर्च मारेंगे तो आपको पूरा ट्रेड की लिस्ट भी मिल जाएगी। इन्हीं ट्रेडों में आप लोग को अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद जो रैंडमाइजेशन के माध्यम से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो सभी जिनके जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं सारे कैटेगरी के लोगों को, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो है उद्योग विभाग के द्वारा पटना में ही दी जाती है या जो भी मतलब जो टाई-अप इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दी जाती, उनके माध्यम से लाभुकों को दी जाती है। इसमें एक चीज़ ये और भी है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो उससे लाभुकों को करेंट अकाउंट खुलवाना होता है बैंक में जाके। चूँकि आप कोई भी ये जो भी पैसा दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से वो एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए आपका करेंट अकाउंट होना ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग हो जाता है तो आपको आके सबसे पहले जो है कि करेंट अकाउंट खुलवाना होता है और करेंट अकाउंट में, उसी करेंट अकाउंट में हम लोग पैसा देते हैं। अब पैसा देने का जो सिस्टम है इसमें ये एक बार में हम लोग 10 लाख नहीं देते हैं। अभी तक का जो नियम है उसमें जैसे आप ट्रेनिंग करके आते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग प्रथम किस्त जो है वो सारे जो भी ट्रेंड लाभुक होते हैं उनको 4 लाख रुपया दे दिया जाता है। 4 लाख देने के बाद ये हम लोग उम्मीद करते हैं और ये नियमता भी है कि आप 4 लाख से
जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है उस ट्रेड के लिए आपको सेट बनवाना होता है। कुछ पैसे आपके सेट में खर्च होंगे और कुछ पैसे आपको मशीनरी खरीदने में खर्च होते हैं। उसके बाद जब आप ये सेट बनाने का काम और मशीन खरीदने का काम कर लेते हैं तो इसको फिर हम लोग या तो आप किसी कहीं से भी पोर्टल पे, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल पे जाके जो आपका यूज़र आईडी मिला होगा एप्लीकेशन करने के समय, उसी यूज़र आईडी का यूज़ करते हुए आप उस पर यूसी अपलोड करते हैं। यूसी मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और उस यूसी में आपको बिल देना होता है, फ़ोटो देना होता है, और मतलब उसका ये मतलब ये है, उसका बेसिकली पर्पस ये होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कि जो 4 लाख आपको दिया गया है उसका आपने अच्छे से उपयोग कर लिया है। उसके बाद फिर जो है यहाँ से जब आप जैसे ही यूसी अपलोड करते हैं तो उसके बाद सेकेंड किस्त के लिए प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले प्रक्रिया यही है कि यहाँ से उद्योग विस्तार पदाधिकारी होते हैं जिनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज़ बटे हुए हैं, ब्लॉक के मतलब ब्लॉक और विभिन्न पंचायत डिफरेंट बांटे गए हैं। वो रिस्पेक्टिव ब्लॉक के जो या पंचायत के उद्योग विस्तार पदाधिकारी होते हैं वो आपके यूनिट्स पे जाते हैं। यूनिट्स पे जाने के बाद आपके जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है और बिल है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यूनिट को देखते हैं, आपने जितना काम किया है वो नॉर्म्स के अनुसार सही है या नहीं है उसको देखते हैं। इन सबों को देखने के बाद अगर आपका सही पाया जाता है कि आपने जो भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही है, आप वास्तव में काम कर रहे हैं, तो आपको फिर हम लोग जो है सेकेंड फेज के लिए ट्रेनिंग के लिए हम लोग नॉमिनेट कर देते हैं, जिसको फिर से आपकी ट्रेनिंग पटना में की जाती है। और उस ट्रेनिंग करने के बाद जब आप आते हैं तो आपको फिर से 4 लाख रुपए का लाभ दे दिया जाता है। फिर ये 4 लाख का जब आप लोगों को लाभ मिलेगा तो 4 लाख का लाभ मिलने के बाद फिर आपको वही प्रोसेस करना है। उसमें 4 लाख ये मशीनरी खरीदने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दिया जाता है। तो जैसे ही आपको फिर से दोबारा 4 लाख, यानी पहले का 4 लाख सेट बनाने तो और कुछ मशीन खरीदने के लिए दूसरा वाला जो 4 लाख मिलेगा यानी सेकेंड ट्रेनिंग के बाद, वो आपको मशीन प्लस रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दिया जाता है। वो पुनः आप लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है मशीनरी और रॉ मटेरियल। खरीदने के बाद फिर से आप पोर्टल पे जाके वही यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप लोग फिर से यूसी अपलोड करेंगे जो मशीन और रॉ मटेरियल खरीदेंगे। पुनः उसका उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी आपके ब्लॉक के होंगे, वो जाएंगे और उसको जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता है तो आपको तीसरे किस्त की कार्रवाई की जाती है। लेकिन तीसरे किस्त हम लोग तभी देते हैं जो कि बिहार उद्योग विभाग का एक सर्कुलर के अनुसार जब आपकी यूनिट चालू अवस्था में पाई जाती है। मतलब 2 किस्त लेने के बाद बिहार सरकार और उद्योग विभाग ये उम्मीद करता है कि आप जो है आपको 8 लाख रुपया मिलने के बाद आप अपनी यूनिट को अच्छे से चला रहे हैं। और इसके प्रूफ के लिए हम लोग बिजली का बिल या आपने जो भी उत्पाद, जैसे कोई आटा सत्तू बेसन का काम कर रहा है या कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, तो जो भी आप अपना उत्पाद बेच रहे हैं उन उत्पाद का बिल जो आप देते हो उन कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स को बिल हम लोगों को देते हैं, मतलब उद्योग विस्तार पदाधिकारी के माध्यम से भिजवाते हैं। और प्लस आपका हम लोग चलते हुए यूनिट को देखते हैं। वेरीफाई करने के बाद जब हम लोग फिर उसको उद्योग विस्तार पदाधिकारी ओके कर देते हैं कि नहीं इनका जो है यूनिट चालू है, तब जाके आपको तीसरा किस्त देने के लिए तीसरा किस्त देने की कार्रवाई शुरू की जाती है। तीसरा किस्त में आपको पुनः 2 लाख रुपया दिया जाता है। इस तरह से आपको 4, 4 और 2 यानी 10 लाख रुपया आपको मिल जाता है। तो ये तो हुई पूरी प्रक्रिया, जो कि आपको 10 लाख का लोन 3 चरण में दिया जाता है। 3 चरण में देने के बाद आपको कैसे कैसे करना है सारी प्रक्रिया हमने आपको बता दी। इन सारी प्रक्रिया में मेरा आप सभी से अनुरोध होगा और ये सुझाव भी होगा कि कोई भी किसी तरह से इसमें भ्रष्टाचार का मामला आता है तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर है 73 209 23 252। इस पर किसी तरह का कोई भी आपसे करप्शन करने के लिए पैसा मांगता है, चाहे उद्योग विस्तार पदाधिकारी हो या कोई अन्य उद्योग विभाग के नाम पे आके, अगर ऐसा जैसे बहुत बार हम लोगों को सुनने में आता है कि कोई दलाल जो है जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ भी नहीं है, दलाल मतलब कहीं से जुड़ा तो होता ही नहीं है,
मतलब कहीं से भी कोई नया आदमी आके आप लोग को कहता है कि हम लोन दिलवा देंगे या दूसरा किस्त दिलवा देंगे, तीसरा किस्त दिलवा देंगे, तो इन सबों से बचें और डायरेक्ट हम लोग को रिपोर्ट करें। हम लोग इसमें बिहार सरकार की तरफ से कोई इसमें फीस नहीं लगता है। जो भी आपको मशीनरी खरीदनी है वो आप अपने मन मुताबिक खरीद के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, बस यही एक प्रक्रिया है। अब इसके बाद जो है इसका मेन, ये तीनों किस्त मिलने के बाद अब इसमें ऋण की वसूली कैसे की जाती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें जो 10 लाख रुपए हम लोग देते हैं उसमें 50% बिहार सरकार अनुदान देती है, यानी कि 10 लाख में आपको 5 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाता है। आपको 5 लाख रुपए का ही रिपेमेंट करना होता है। तो उसका रिपेमेंट जो होता है, जैसे ही आपको तीसरा किस्त मिलता है उसके 1 साल के बाद, यानी अगर आज के डेट में मान लीजिए आज 29 अगस्त 2023 है, अगर आपको आज के डेट में तीसरा किस्त मिलता है तो 29 अगस्त 2024 से आपका रिपेमेंट का डेट ड्यू हो जाएगा। मतलब आपको 29 अगस्त 2024 से आपको पैसा वापस करना होगा। इन पैसों को, जो आपको 10 लाख मिला है, 10 लाख में से 5 लाख माफ़ हो गया, जो 5 लाख आपको वापस करना है वो 5 लाख आपको 84 किस्तों में वापस करना होता है। यानी उसको अगर साल में डिवाइड करेंगे तो 5 लाख को आपको 7 साल के अंदर हर महीने के किस्त के अनुसार, हमारा अकाउंट नंबर है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग अकाउंट नंबर है, तो उनको उस हिसाब से पैसा मंथली उस इंस्टॉलमेंट के वाइज आपको उस अकाउंट में जमा करना होता है। ये तो हो गई मतलब पूरा किस्त वो बारे में। अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी को 4 लाख 8 लाख लेने के बाद अगर उसको लगता है कि मुझे आगे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति भी हम लोग को एप्लीकेशन दे देता है, तो हम लोग उसका फिर किस्त का निर्धारण कर देते हैं। उस किस्त का निर्धारण उसी प्रक्रिया से की जाती है। अगर कोई व्यक्ति पैसा लेके, जैसे फर्स्ट किस्त लेके काम नहीं करता है, तो फिर उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हुए, उसको नोटिस करते हुए और आगे का जो सर्टिफिकेट केस होता है वो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। बेसिकली इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि रोज़गार को बढ़ावा देना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है। ये तो उद्योग विभाग की ये सबसे पहली योजना और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, ये इसके बारे में मैंने जानकारी दी। अब जो अगली योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है PMEGP योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि DIC के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से चलाया जाता है। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए और नए रोजगार के आयाम सृजित किए जाए, ताकि दूर क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें जो हम लोग लोन देते हैं, लोन तो बेसिकली इसमें बैंक देता है। इसमें अधिकतम जो इस योजना के अंतर्गत जो लोन मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए। मैन्युफैक्चरिंग से, अब यहाँ पे बात आएगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है और सर्विस सेक्टर क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि अगर आप कुछ नया चीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि पेन ही है, अगर पेन को आप अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, फर्नीचर बनाता है, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कोई भी चीज़ बनाएं, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत जो इंलिस्टेड जो काम है उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद आती है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मतलब आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि होटल उद्योग हो गया और सैलून का काम हो गया, और आप ले लीजिए एग्जांपल में ऑटो रिपेयरिंग का काम हो गया। तो ये सब सर्विस सेक्टर के पार्ट हैं। इसमें अधिकतम हम लोग 20 लाख तक का वित्तीय सहायता देते हैं। इसके लिए भी एप्लीकेशन का वही अब इसके बाद हम लोग इस स्कीम्स में बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में बता दें। इस स्कीम्स में जो बेनिफिट्स दिया जाता है वो अधिकतम 35% का सब्सिडी दिया जाता है, और इसमें भी जो है जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट सब्सिडी है। जैसे आप
और डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी है। जैसे आप अगर अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सामान्य जाति के लिए अगर जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनको 15% की सब्सिडी दी जाती है। जनरल कैटेगरी के अलावा जैसे SC ST EBC OBC या महिला है, महिला जनरल कैटेगरी की भी हो सकती हैं, तो उनको 25% का सब्सिडी अर्बन एरिया में दिया जाता है। अगर आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 25% अधिकतम, और जो है जनरल कैटेगरी के पुरुष को छोड़ के, मतलब उसमें महिला आ सकती हैं या अन्य जाति के लोग हैं, SC ST OBC हो, तो उनको 35% अधिकतम दिया जाता है। इस तरह से ये हो गया कि इसमें इस स्कीम में हम लोग अधिकतम 35% का सब्सिडी देते हैं। अब इसमें जो न्यूनतम योग्यता है इसमें भी है, इसमें न्यूनतम योग्यता जो है 8वां पास, किसी भी व्यक्ति को अगर 8वां पास है तो वो इस स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है और लोन ले सकता है। इसका आवेदन करने का जो तरीका है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी जाके, कहीं से भी, कभी भी, किसी भी टाइम PMEGP के पोर्टल पे, अगर आप गूगल पे जाएंगे, PMEGP टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन का तरीका खुल जाएगा और वहाँ पे अप्लाई करना होता है। इन केस अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आपको पूरा सहायता किया जाता है कि PMEGP में आप अप्लाई कर पाएँ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है अप्लाई करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। PMEGP के लिए जैसे इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी है। तो इसमें सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आधार, पैन कार्ड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 8 पास है, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होता है वो DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जो भी काम आप करना चाहते हैं उसका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद के माध्यम से बना लें या CA के माध्यम से बनवा लें, या MSME की जो साइट है, गूगल पे जाके अगर MSME का साइट आप खोलेंगे तो वहाँ पे लाखों DPR पड़े हुए हैं, मॉडल DPR। उसमें आपको सिर्फ अपना नाम, पता और वो एड्रेस, साथ में अपना मोबाइल नंबर सिर्फ आप अपना अमेंड कर लेंगे तो आपको तैयार DPR मिल जाएगा, जिससे कि आपको कहीं किसी CA के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है और अपना घर बैठे आप DPR बना सकते हैं। इसमें अगर किसी को DPR बनाने में प्रॉब्लम होती है तो भी आप जिला उद्योग केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं, हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। इसमें एक चीज़ बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो वो ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति जितना का भी लोन लेना चाहता है तो उसको 10% अपना ओन कंट्रीब्यूशन लगाना होता है, मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन। अगर 10 लाख का लोन ले रहा है वो, तो उसको 1 लाख रुपया खुद लगाना पड़ेगा और 9 लाख रुपये का वित्तीय सहायता जो है वो बैंक देती है। ये बैंक देती ज़रूर है, लेकिन इसमें जो भी सैंक्शनिंग का और डिसबर्समेंट का जो मतलब जिम्मेदारी होता है वो जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक और उद्योग विस्तार पदाधिकारी करते हैं। हम लोग बैंक के पास जाके, आपका जब एप्लीकेशन आ जाता है, जैसे ही आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, हमारे एप्लीकेशन जब हमारे पोर्टल पे दिखने लगता है तो हम लोग उसको अच्छे से जांच परख के फिर हम लोग बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक को फॉरवर्ड करने के बाद बैंक पे जब जाता है तो बैंक फिर अपने स्तर से सेटिस्फाई होने के बाद ही आपके लोन को सैंक्शन करता है। जैसे ही लोन सैंक्शन हो जाता है, PMEGP स्कीम में जैसे ही लोन सैंक्शन होता है उसके बाद आपको EDP ट्रेनिंग करनी होती है, मतलब इसमें भी ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। ये ट्रेनिंग या तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए आपको यहाँ इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट में RCETI नोखा में है, जो कि ट्रेनिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। लेकिन इसमें ऑफलाइन में ये दिक्कत हो गई कि एक साथ ग्रुप बना के लोगों को ट्रेनिंग कराया जाता है। अगर कोई ग्रुप बना के नहीं करना चाहता है तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी भी, किसी वक्त, कहीं से भी देश के किसी कोने में बैठ के EDP ट्रेनिंग कर सकता है।
वो ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद जब उसके बाद उसमें आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है उसको आप बैंक में ले आके देते हैं, तो उसके बाद बैंक जो आपको पैसा की जो ज़रूरत है, जो भी आपको वित्तीय सहायता चाहिए, वो आपको पैसा बैंक दे देती है। डिस्बर्समेंट करने के बाद जो पैसा का डिस्बर्समेंट आपके अकाउंट में हो जाता है, आप ईडीपी सर्टिफिकेट अपना जमा कर देते हैं। तो कुछ बैंक के प्रक्रियाज़ हैं, प्रक्रियाज़ में मतलब आपका जो यूनिट है उसके आगे एक बैनर बना के फ़ोटो खींचते हुए पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो सब्सिडी है, जिस भी कैटेगरी का, उन कैटेगरी अनुसार सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये तो पीएमईजीपी स्कीम्स हो गया। इसमें जो है इस स्कीम्स के अंदर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फेसबुक लाइव के माध्यम से समझ में भी नहीं पाए हैं, अगर आपको किसी तरह का सहायता चाहिए एप्लीकेशन में या सैंक्शनिंग में, तो आप जिला उद्योग केंद्र में आप किसी भी वक्त मतलब ऑफिस टाइम में आके संपर्क कर सकते हैं, या आपके एरिया के जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। अब इस स्कीम्स में जो टारगेट है इस साल का, हम लोगों को 412 लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट में लोन हम लोगों को दिलवाना है। तो 412 लोग, अब कोई भी हो सकता है, तो आप लोग अभी हम लोग इसमें पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने 50% से ज़्यादा टारगेट अचीव भी कर लिया है सैंक्शनिंग का। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो पीएमईजीपी के पोर्टल पे जाएं और अपना एप्लीकेशन दे दें। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन में तो हम लोग को संपर्क करें, हम लोग पूरे तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये हो गई दूसरी स्कीम्स। अब मैं तीसरे स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा, पीएमएफएमई स्कीम्स। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। ये बेसिकली नई स्कीम है, ये अभी पिछले साल ही उद्योग विभाग में आया है। इस स्कीम्स का मुख्यतः उद्देश्य है कि औद्योगिकरण के साथ साथ रोजगार के साथ बढ़ावा देते हुए जो फूड प्रोसेसिंग्स के जो भी स्कोप्स हैं उसमें अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा देना, ताकि जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है बिहार की, जो बेसिकली अर्थव्यवस्था है, स्पेशली जो रोहतास जिले की अर्थव्यवस्था है, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर में बेस्ड होने की वजह से जो है यहाँ पे इस स्कीम ये इस क्षेत्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो मतलब जो भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम होते हैं उन कामों के लिए हम लोग इसमें लोन देते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ऑयल मिल खोल सकते हैं, आटा चक्की का काम हो गया, सत्तू बेसन बनाने का काम हो गया, अचार बनाने का काम हो गया, पापड़ बनाने का काम हो गया, राइस मिल हो गया। अगर कोई छोटा मोटा राइस मिल खोलना चाहता है, बड़ा राइस मिल खोलना चाहता है तो वो भी खोल सकता है। मतलब किसी भी तरह का, टमाटर केचप का काम हो गया, उसके बाद चिल्ली सॉस का काम हो गया, मतलब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। इसके लिए भी योग्यता जो है, इसमें जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 8 पास है, और इसमें किसी भी परिवार के एक ही व्यक्ति को हम लोग लोन देते हैं। मतलब एक फैमिली से एक ही आदमी को लाभ देंगे, एक फैमिली से हम लोग 2 आदमी को लाभ नहीं दे सकते। अब इसमें जैसे मैंने अभी पीएमईजीपी के बारे में बताया और अभी मैं पीएमएफएमई के बारे में बोल रहा हूँ, तो पीएमईजीपी के स्कीम्स में हम लोग जो बेनिफिट्स उन्हीं यूनिट्स को देते हैं या उन्हीं व्यक्ति को देते हैं जो नया काम अपना चालू करना चाहते हैं। पुराने काम को चालू करने के लिए या कोई अपना पहले से बिजनेस कर रहा है या इंडस्ट्री बैठाया हुआ है, उसमें पीएमईजीपी स्कीम्स के अंतर्गत हम लोग लोन नहीं देते हैं। लेकिन पीएमएफएमई स्कीम में कोई भी व्यक्ति अगर खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड कोई काम कर रहा है पहले से भी, तो उसको भी हम लोग इस स्कीम के तहत लोन देते हैं। यानी इस स्कीम में हम लोग नए प्लस पुराने दोनों लोगों को लोन दिलवाते हैं। अब इसमें जो रहा आगे कि इसमें इसका लाभ क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो लाभ है, सबसे पहला क्या मतलब जो लाभ है इसमें सब्सिडी का, वो 35% सब्सिडी इसमें मिलता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, किसी भी जगह के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबको, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, सबको 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसमें जो टोटल सब्सिडी का जो एक है वो कैप लगाया गया है वो 10 लाख का। मतलब आपको 35% सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन वो 10 लाख से ज़्यादा का सब्सिडी नहीं होना चाहिए।
PMFME स्कीम में यही एक मतलब है कि 35% या सब्सिडी अप टू 10 लाख दिया जाता है। इसमें भी वही है कि जो भी आपका, हाँ इसमें एप्लीकेशन अब हुआ कि इसमें एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आप हमारे जिला उद्योग केंद्र में बहुत सारे DRP को ज्वाइन कराया गया है, जिनका यही काम है कि वो ज़िले के बहुत विभिन्न क्षेत्रों में घूमें और वहाँ के लोगों को इस स्कीम्स के बारे में बताएं, एप्लीकेशन को सोर्स करें और उन्हीं के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन पोर्टल पे डलवाते हैं। पोर्टल पे जब से आप लोग अप्लाई कर देंगे, अगर आप DRP के माध्यम से भी नहीं अप्लाई करना चाहते, खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन DRP लोग इसी के लिए उनकी नियुक्ति की गई है कि ये आपको पूरा सहायता करेंगे, इस स्कीम्स के बारे में भी बताएंगे और आपका पूरा इसमें एप्लीकेशन में मदद करेंगे। जब आप पोर्टल पे एप्लीकेशन आ जाता है तो फिर हम लोग इस एप्लीकेशन को अच्छे से जांच पर रख के बैंक भेजते हैं। बैंक पे जाने के बाद इसमें भी आपको 10% का अपना ओन कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है और उसके बाद जो बाकी शेष रकम जो होता है वो बैंक फाइनेंस करती है। फाइनेंस के बाद जो है इसमें इस स्कीम में एक फ़ायदा है PMEGP में जो नहीं है कि इसमें EDP ट्रेनिंग या किसी तरह ट्रेनिंग करने का इसमें झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, सैंक्शन के बाद बैंक डिसबर्स कर देता है पैसा। उसके बाद जैसे डिसबर्समेंट होता है और उस खाते में सब्सिडी का अमाउंट चला आता है। बस आपको इसमें 10% का ओन कंट्रीब्यूशन लगाना होता है। अब इस स्कीम्स के तहत आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या जो ज़रूरी दस्तावेज है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, अगर दे दें तो बहुत अच्छा है, नहीं दे तो फिर भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका भूमि प्रमाण पत्र, बैंक का स्टेटमेंट, यानी आप पहले से कहीं किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बिजली बिल, और जो आप काम करेंगे तो उसमें आपको जो भी मशीन खरीदेंगे, मशीन खरीदने के लिए जो आपको कोटेशन होता है वो कोटेशन देना पड़ता है। वो आप इनिशियल फेज में भी दे सकते हैं, लोन सैंक्शन होने के बाद भी दे सकते हैं। इस स्कीम में भी अगर आप किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हम लोग जिला उद्योग केंद्र में बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस स्कीम जो जिला उद्योग केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उन किसी भी दलाल के चक्कर में ना आकर डायरेक्ट आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जिला उद्योग केंद्र में आए और डायरेक्ट हम लोग से संपर्क करें। हम लोग हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद जो अगली स्कीम है वो है स्टार्टअप बिहार योजना। ये युवाओं के लिए और जो खास करके जो हमारे मतलब युवा वर्ग है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये स्टार्टअप बिहार जो है ये बेसिकली बिहार में औद्योगिकरण को तो बढ़ावा देना है ही है इसका मेन उद्देश्य। इसका एक जो इम्पोर्टेंट पर्पस है वो है कि इनोवेटरीज आइडियाज़ को हम लोग प्रमोट करेंगे। मतलब आपने जैसे कोई भी काम आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने स्विगी का नाम सुना होगा, ओला उबर का नाम सुना होगा, तो उन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का बेसिकली काम है कि जैसे आप स्विगी का ले लीजिए तो आपको यही काम है उनका कि आपको घर बैठे खाना डिलीवर करते हैं। अब खाना तो आपको पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट से आपको खाना पहले स्विगी जब तक नहीं थी तो नहीं मिलता था, या ओला उबर जब तक नहीं थे तो आपको ऑटो या टैक्सी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये जो है कि इन लोगों ने एक नया आइडियाज़ लाया, तो आइडियाज़ लाने के बाद उसको अपना इम्प्लीमेंट किया और एक नए तरह का रिवोल्यूशन सोसाइटी में लाया। तो इसी उद्देश्य से कि मतलब सोसाइटी में एक इनोवेटरीज आइडियाज़ के बारे में हम लोग बिहार में और इस ज़िले में ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना आइडियाज़ के साथ आए और उस पर अपना बिजनेस करें। तो उस उद्देश्य से ये स्टार्टअप बिहार योजना चलाई जा रही है। इसमें जो है कि 12th पास होना ज़रूरी होता है और इसमें आपको 10 लाख तक का 10 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन बिहार सरकार देती है। अब इसमें आपको करना यही है कि आप अपने जैसे इनोवेशन क्या हुआ, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन ये चीज़ है कि आप अपने सोसाइटी में जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको आसपास के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो जब तक आप समस्या से जूझिएगा नहीं तो आप उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचिएगा। तो आप जैसे ही आपको कोई समस्या मिलती है, उसको कोई नया आपके पास आइडिया आ गया कि हम
जैसे आप किसी ऑनलाइन मार्ट का ही ले लीजिए, तो जब लोगों को प्रॉब्लम होता था कि हम लोगों को जा के सामान खरीदना होता था ग्रोसरी के, तो किसी व्यक्ति ने ये ऐसा आइडिया निकाला कि हम लोग ऑनलाइन लोगों को शॉपिंग करा पाएँ। तो एक इनोवेटरी आइडिया हुआ कि मतलब समाज में जो आने जाने का प्रॉब्लम होता था, लोगों को टाइम ख़राब होता था, लोगों के पास टाइम नहीं होता था, उस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का वो किया गया। इसी तरह से कोई भी तरह का समस्या अगर है तो आप उस समस्या के बारे में सोचिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग का छात्र या मेडिकल का छात्र ही इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन इसमें 12th पास, इस योजना के में जुड़ने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। इसमें भी आप जो है, जैसे ही आपके पास आइडिया आता है, तो आइडिया आने के बाद अब ये होता है कि आइडिया आने से तो केवल आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते या उसका मतलब आप उसमें काम, उसके आगे काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो बहुत लोगों के पास आइडिया आने के बाद भी वो पीछे हट जाते हैं, यार छोड़ो यार कौन करेगा। लेकिन बिहार सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों को 10 लाख का तक का इनिशियली लोन देती है, और उसमें आपको 10 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। और सिर्फ 10 साल की ही बात और 10 लाख रुपए तक की बात ही नहीं है, इसमें और भी तरह तरह के फंड्स जो कि एंजल इन्वेस्टर्स और उन सबों को बुला के जब आपके मतलब एक यूनिट सेटअप हो जाएगा, सेटअप होने के बाद बाहर से लोगों को फंड बुला के आप लोगों को उसमें और भी फंड बिहार सरकार कराने का कोशिश करती है। अब इसमें बस यही एक चीज़ देखना है कि आप जो अप्लाई करेंगे वो बिहार स्टार्टअप के साइट पे जाएंगे। बिहार स्टार्टअप का साइट जो है, आप गूगल पे जब जाने के बाद टाइप करेंगे बिहार स्टार्टअप, तो वहाँ पे खुल जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना नाम, पता, एड्रेस और आधार, पैन, यही होता है, और आपका आइडिया क्या है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पटना में वहाँ 3 लोगों की कमेटी बैठती है, आपके आइडिया को एसेस करती है। एसेस करने के बाद अगर आइडिया उनको कुछ यूनिक लगता है तो फिर आपको वहाँ पे आपका आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है। उसी में आपको बेसिकली 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक टाइप के होते हैं। उस क्वेश्चन को अगर आप बता देते हैं, अपना आइडिया अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन उस योजना में हो जाता है। और जैसे सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाता है। अब इसमें इस स्कीम में आपको बिहार सरकार सिर्फ पैसा ही नहीं देती है, आपको सारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी कराती है। मतलब आप अगर कोई आइडिया सोचे हैं तो अगर ऑनलाइन आइडिया है तो उसको वेबसाइट के रूप में कैसे बदलेंगे, उस पर अगर आपने उसको एस्टेब्लिश भी कर लिया तो आपके पास कस्टमर कहाँ से आएंगे, आपके पास मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बिकेगा, इस सारे चीज़ों के बारे में बिहार सरकार आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कराती है, सारे चीज़ों के बारे में बताती है, हर तरह से मदद करती है। तो ये हो गया बिहार स्टार्टअप स्कीम। अब एक और स्कीम जो इम्पोर्टेंट है बिहार में, वो SIPP स्कीम है। तो SIPP स्कीम जो है बेसिकली ये बड़े बड़े उद्योगों के लिए दिया जाता है। बड़े उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि 50 लाख से ज़्यादा जिनको रिक्वायरमेंट होता है, उनको हम लोग इस योजना के अंतर्गत लोन दिलाते हैं। इसमें बेसिकली इस स्कीम में फ़ायदा ये है कि आपको जो भी आपको लोन होगा बैंक से, तो बैंक से जो भी लोन होता है उसमें बैंक इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो बिहार सरकार 5 साल तक जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो बिहार सरकार पे करती है। मतलब अगर 50 लाख आपने या 1 करोड़ रुपया लिया, उस पर बैंक का जो भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो वो 5 साल तक बिहार सरकार पे करती है। लेकिन इसमें एक यही है कि 50 लाख से ज़्यादा का लोन होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक फ़ायदा ये और भी है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें भी आपको छूट मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी छूट मिल जाता है। जो SGST माने राज्य का जो GST लगता है उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये बेसिकली यही है कि इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि शुरू में जो भी कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश होती है या फर्म इस्टेब्लिश किया जाता है, तो चूँकि इंटरेस्ट का जो लायबिलिटी इतना हो जाता है कि वो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे फर्म फेल कर जाते हैं। तो बिहार सरकार ने इस उम्मीद से ऐसा स्कीम लेके आई है कि इनिशियली सहायता मिल जाए, इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आए, और भी जो GST पे फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे फ़ायदा हुआ, इन सबों का जो फ़ायदा है, तो वो इनिशियल स्टेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब इनिशियल स्टेज में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, वो दूर हो पाए और एक फर्म अच्छे तरह से चलने लगे और आगे जाके अपना खूब मतलब प्रोडक्शन करे और रोज़गार को अपना सृजन करे। तो धन्यवाद।
ये मुख्यतः जो स्कीम्स थी, मैंने बिहार सरकार की जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स थी वो मैंने आप सबों को बताई। अगर आप लोगों ने इतना पेशेंसली सुना तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।